नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे आरएन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 11 वर्ष पूरे होने पर ट्वीट के माध्यम से इसकी सफलता और महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि यह योजना युवाओं के स्वरोजगार के लिए बेहद मददगार साबित हुई है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि सही अवसर मिलने पर व्यक्ति न केवल आत्मनिर्भर बन सकता है बल्कि राष्ट्र की प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। उन्होंने इस अवसर पर युवाओं और उद्यमियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि योजना के माध्यम से देश में नवाचार, रोजगार सृजन और आर्थिक सशक्तिकरण को और बढ़ावा मिलेगा। तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जयपुर में 5 राज्यों की रीजनल कृषि कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के कृषि मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। साथ ही भारत सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ, गतिशील किसान, एफपीओज और साथ ही बीज से लेकर बाजार तक काम करने वाली संस्थाएं भी उपस्थित रही। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये देश की पहली रीजनल कॉन्फ्रेंस है जो विशेष रूप से राज्यों के कृषि जलवायु के अनुसार आयोजित की जा रही है। उन्होंने बताया कि पहले खरीफ और रबी की फसलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन होते थे, लेकिन समय की कमी के कारण इसमें व्यापक चर्चा नहीं हो पाती थी। वहीं केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर जोर दिया, ये पहल किसानों के लिए वैज्ञानिक मार्गदर्शन और फसल उन्नति में महत्वपूर्ण साबित होगी। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। आज हमारे 5 राज्यों की रीजनल कॉन्फ्रेंस कृषि के संबंध में राजस्थान की राजधानी जयपुर में संपन्न हो रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, इन 5 राज्यों के माननीय मंत्रीगण आज यहां हैं। राज्यों के सभी वरिष्ठ अधिकारी यहां हैं। भारत सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी आज इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं। देश के वरिष्ठ वैज्ञानिक, विशेषकर आईसीआर के, कृषि विशेषज्ञ, प्रगतिशील किसान, एफपीओज, बीज से लेकर बाजार तक काम करने वाली सारी संस्थाएं, जिनमें नेफेड और एनसीसीएफ भी शामिल है, आज इस रीजनल कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे हैं। ये देश की पहली रीजनल कॉन्फ्रेंस है कृषि की। पहले खरीफ और रबी की फसल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कॉन्फ्रेंस होती थी, लेकिन समय के अभाव में उसमें विस्तार से व्यापक स्तर पर विचार विमर्श नहीं हो पाता था। इसलिए इस बार से हमने ये परंपरा शुरू की कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और देश की खाद्य सुरक्षा इसी पर निर्भर है, और किसान उसकी आत्मा है, तो उसकी आजीविका को बेहतर बनाना यह भी हमारा धर्म है। इसलिए हम 5 ऐसी रीजनल कॉन्फ्रेंसेज अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से देश के सब राज्यों की मिला के 5 रीजनल कॉन्फ्रेंसेज करेंगे। आज इस कॉन्फ्रेंस में कई तरह के विषयों पर चर्चा हुई है। एक तो हर एक राज्य की अपनी अलग अलग परिस्थितियां हैं। जलवायु अलग है, मिट्टी अलग है, पानी की उपलब्धता अलग है। उपलब्ध संसाधनों के आधार पर हर एक राज्य का एक अलग कृषि रोड मैप बनाया जाएगा, और कृषि का रोड मैप बनाने के लिए भारत सरकार के अधिकारी, वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ और राज्य सरकार के कृषि मंत्री, उनकी पूरी टीम, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, कृषि विज्ञान केंद्रीय सम्मिलित रहेंगे। तो हम हर एक राज्य का अलग कृषि रोड मैप बनाएंगे और किसानों को उसके आधार पर सलाह देंगे कि यहां कौन सी
फसल की कौन सी किस्म, कौन सी कृषि पद्धति से बेहतर होगी, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। एक विकसित कृषि संकल्प अभियान पिछली बार हमने पूरे देश में एक साथ चलाया था, लेकिन अलग अलग राज्यों में कृषि के मौसम अलग अलग है, बुआई और कटाई के सीजन भी अलग है और फसलों के प्रकार भी अलग है। इसलिए इस बार यह तय किया है कि राज्य अपना विकसित कृषि संकल्प अभियान बनाएंगे, जिसमें भारत सरकार के अधिकारी और वैज्ञानिक सारे 16,000 वैज्ञानिक हमारे पास हैं, वो सब भाग लेंगे और किसानों से सीधे संवाद करके जो चीज लैब में जिसका अनुसंधान होता है उसको लैंड तक, मतलब किसानों के बीच तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो वहीं राजधानी दिल्ली में विकास कार्यों की प्रगति को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वासुदेव घाट का संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने घाट पर चल रहे बोट ऑपरेशन की स्थिति का जायजा लिया और यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और तथा संचालन व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान एलजी और साथ ही सीएम ने विशेष रूप से लोहे के पुल का संरचनात्मक मजबूती और उसकी वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों को पुल के रखरखाव, मरम्मत और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीएम आवास पर अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात, आपको बता दें, हाल ही में हुई बारिश और तूफान से फसल नुकसान की समीक्षा की। बैठक में कृषि, आपदा प्रबंधन और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रभावित किसानों की समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और फसल नुकसान का आकलन करने की प्रक्रिया को तेज करने पर जोर दिया। सीएम ने कहा कि किसानों को वित्तीय मदद और राहत योजनाओं के तहत सभी सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं। अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में सहायता वितरण और नुकसान मूल्यांकन में सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए। तो वहीं उत्तर प्रदेश में छठी उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस 2026 का शुभारंभ लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से किया गया। इस महाकुंभ में कृषि वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और विभिन्न कृषि संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में भाग लेकर कृषि क्षेत्र के विकास और नवाचार पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लिए कृषि कायाकल्प अत्यंत आवश्यक है और इस दिशा में वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में कृषि सशक्तिकरण और नवाचार को बढ़ावा देना है। साथ ही इस दौरान सीएम ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। सबसे बड़ी आबादी का राज्य इस बात का प्रमाण है कि जब यहां खेती के अनुकूल और जीवन के अनुकूल वातावरण रहा होगा, तब सबसे अधिक आबादी यहां बसी होगी और वह आज भी हम सबको देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि, दुनिया की सबसे अच्छा जल संसाधन, अगर आज भी आप देखते होंगे दुनिया के अंदर अगर सिंचित भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक कहीं पे है तो वह भारत के अंदर, और भारत में कहीं है तो वह उत्तर प्रदेश के अंदर ही आपको मिलेगी। और जो प्रारंभिक शर्तें हैं उन सब शर्तों को पूरा करते हुए थोड़ा भी हम ध्यान दे दें तो कैसे परिणाम आते हैं। परिणाम किस रूप में सामने आते हैं? भारत की कृषि योग्य, भारत की कुल आबादी का 16 से 17% उत्तर प्रदेश में निवास होती, जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। लेकिन कृषि योग्य भूमि में, भारत की कुल कृषि योग्य भूमि में कुल 11% यूपी के पास है। लेकिन खाद्यान्न उत्पादन, इसी 11% भूमि में हम भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 21% उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश करता है। थोड़ा प्रयास कर दिया जाता है, परिणाम कैसे आते हैं? कृषि उत्पादन की जो गति है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है?
गत 9 वर्ष में मुझे इस बात पर प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि थोड़े बहुत प्रयास जब किए जाते हैं तो परिणाम कैसे आते हैं। हमने कृषि विकास की दर को उत्तर प्रदेश के अंदर 8% से बढ़ा करके 18% तक। तो वहीं टिहरी झील में 12 अप्रैल तक 25वीं ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भव्य वर्चुअल शुभारंभ किया। ये राष्ट्रीय स्तर का आयोजन पहली बार उत्तराखंड में हो रहा है। इसमें देश भर के 19 पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टीम भाग ले रही है, जिसमें 440 से ज्यादा खिलाड़ी और कैनोइंग और साथ ही रोइंग और कयाकिंग जैसी 22 सरपरदाओं में अपनी दक्षता दिखाएंगे। इस प्रतियोगिता का आयोजन भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नेतृत्व में हुआ है और इसमें केंद्रीय व राज्य पुलिस बलों के साथ साथ सीआरपीएफ तथा अन्य इकाइयां भी भाग ले रही है। आयोजन के माध्यम से खेलों को बढ़ावा देने के साथ साथ उत्तराखंड के पर्यटन को भी नई पहचान मिलने की उम्मीद है। आयोजन की मेजबानी का अवसर प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का भी आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही में शानदार आयोजन की सफलता के लिए सभी आयोजकों को, आईटीबीपी के समस्त अधिकारियों को और जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देश भर के 19 टीमों के 440 से अधिक महिला एवं पुरुष खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। मुझे बताया गया कि 4 दिवसीय प्रतियोगिता में कैनोइंग, रोइंग, कयाकिंग जैसी वाटर स्पोर्ट से जुड़ी लगभग 52 स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा, जिनमें देश के विभिन्न राज्यों के पुलिस बलों, अर्धसैनिक बलों के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा, कौशल और उत्कृष्ट प्रदर्शन द्वारा दर्शकों को रोमांचित करने का काम करेंगे। तो वहीं देहरादून में उत्तराखंड सरकार ने निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर अहम कदम उठाते हुए राज्य सचिवालय में चौथी उत्तराखंड निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक आयोजित की। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की, जिसमें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक के दौरान राज्य में निवेश को आकर्षित करने और औद्योगिक परियोजनाओं को गति देने और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने को लेकर विस्तृत चर्चाएं हुई। मुख्यमंत्री ने विभिन्न चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। तो वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। इस बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान विकास योजनाओं, प्रशासनिक सुधारों और जन कल्याण से जुड़े प्रस्तावों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और मंत्रियों के साथ राज्य में चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर विचार विमर्श किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सीएम सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं को पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए, ताकि आम जनता को उनका लाभ मिल सके। उन्होंने जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया। तो वहीं राजस्थान के बूंदी जिले में जल संसाधन विकास को गति देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रामजल सेतु लिंक प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया और विधिवत भूमि पूजन किया। इस महत्वपूर्ण परियोजना को क्षेत्र में जल आपूर्ति और सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने परियोजना से जुड़ी तैयारियों, तकनीकी पहलुओं और कार्य प्रगति की समीक्षा की। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस लिंक प्रोजेक्ट के माध्यम से क्षेत्र के कई गांवों और कृषि क्षेत्रों को जल की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। तो वहीं 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों को लेकर राष्ट्रमंडल खेल महासंघ की टीम ने गुजरात का दौरा किया और व्यवस्थाओं की विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने राज्य में प्रस्तावित खेल अवसंरचना, स्टेडियम, खिलाड़ियों के आवास, परिवहन और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दौरे के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मुलाकात की। बैठक में राज्य सरकार द्वारा खेलों की मेजबानी के लिए की जा रही तैयारियों, योजना और समयबद्ध क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चाएं हुई। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि गुजरात अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सभी सुविधाएं विकसित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
तो वहीं महाराष्ट्र में आयोजित मातृभाषा भगवत सप्ताह के अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मातृभाषा के महत्व पर जोर देते हुए भावुक संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण है और उन्हें अपने भाई के माध्यम से भगवत कथा पाठ में भाग लेने का अवसर मिला, जिससे वे एक विशेष अनुभव मानते। फडणवीस ने अपने संबोधन में कहा कि मातृभाषा हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसका संरक्षण करना ठीक उसी प्रकार है जैसे हम अपनी माता की रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि जो समाज अपनी मातृभाषा का सम्मान और संरक्षण करता है वही अन्य भाषाओं का भी सम्मान करने में सक्षम होता है। ये बहुत ही हर्ष की बात है पूज्य भाई श्री के माध्यम से भागवत कथा श्रवण करने का हमको अवसर मिल रहा है और मैं विशेष रूप से मुंबई समाचार को धन्यवाद देना चाहूंगा। आज देश के सबसे पुराने अखबार के रूप में कार्य करते हुए मुंबई समाचार ने मातृभाषा भागवत सप्ताह आयोजित किया। हम सभी के जीवन में मातृभाषा ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। मातृभाषा का सम्मान ये अपनी माता के सम्मान बराबर है और जो मातृभाषा का सम्मान करते हैं वही सभी भाषाओं का सम्मान कर सकते हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत अच्छी पहल आज यहां पर हुई है। मातृभाषा के बारे में एक ही चीज कहना चाहता हूं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति 2020 जो लाई, उस शिक्षा नीति में सबसे ज्यादा जोर ये मातृभाषा पर दिया गया है और हमारे देश में अब हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए कोई भी प्रोफेशन में जाना चाहे तो मातृभाषा में शिक्षा ले सकते हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है और ये इसलिए भी बहुत जरूरी है। अगर हम दुनिया को देखें तो दुनिया में विकसित राष्ट्र है और विकसनशील राष्ट्र है। अगर दुनिया में सारे विकसित राष्ट्रों को हम देखेंगे उन सारे राष्ट्रों में जो पढ़ाई होती है उच्च शिक्षा तक, वो सारी की सारी उस देश की मातृभाषा में हो रही है। ये सारे डेवलप नेशन से और जितने विकसनशील राष्ट्र हैं ऐसे सारे राष्ट्रों में किसी न किसी विदेशी भाषा, परदेशी भाषा, फॉरेन लैंग्वेज में पढ़ाई हो रही है। ऐसे सारे देश विकसनशील हैं। इसलिए मुझे ये लगता है कि मातृभाषा का सम्मान और मातृभाषा को फिर एक बार एक ऊंचाई देने का प्रयास जो मुंबई समाचार के माध्यम से हो रहा है। तो वहीं ओडिशा के खोर्धा जिले में औद्योगिक विकास को नई दिशा देते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने 36 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर राज्य सरकार की निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता साफ नजर आई। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल और एमएसएमई से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अधिकारियों के मुताबिक इन परियोजनाओं के जरिए राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा और हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। तो वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए सियासी पारा अपने चरम पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस बार भी भवानीपुर में राज्य का
सबसे बड़ा और दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि ममता बनर्जी के सामने एक बार फिर बीजेपी के नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंद्र अधिकारी मैदान में है और शुभेंद्र अधिकारी पहले ही 2 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी दिसंबर 2027 में हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लागू किए जाएंगे। अनुराग ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी सरकार बनने पर राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन जैसे राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों का भी समर्थन किया जाएगा, जिससे चुनाव प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। का प्रस्ताव जिसने भारत की वर्तमान प्रगति, नीतिगत स्थिरता और वैश्विक प्रतिष्ठा को देखते हुए मोदी सरकार की नीतियों और नेतृत्व को विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में जो प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है, समर्थन किया है और ये प्रण लिया है कि जब दिसंबर 2027 में हिमाचल में भाजपा की सरकार बनेगी तो भाजपा की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी यहां पे लागू करवाएगी, एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे मुद्दों को समर्थन करेगी और हिमाचल प्रदेश के युवाओं के विकास और रोजगार के लिए शानदार काम करेगी, क्योंकि कांग्रेस की नीतियों ने तो हिमाचल जैसे राज्य को अंधकार और कर्जे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस की नीतियां अस्पष्ट और सोच भी भ्रष्ट, नीयत भी भ्रष्ट और राज्य विरोधी नजरिए ने हिमाचल को कर्जदार 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जदार कर दिया। हम अपने हिमाचल को भी देश के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में जब देश चलेगा। तो वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने संपल अनाज मंडी का निरीक्षण किया और मंडी में व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने किसानों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना। हुड्डा ने कहा कि किसानों की सुविधा और उचित मूल्य सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मंडी में पारदर्शिता और सुचारू संचालन बनाए रखना प्राथमिकता हो। किसानों ने भी अपने अनुभव और मंडी से जुड़ी परेशानियों के बारे में जानकारियां साझा की। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर किसानों के हितों में अहम बातें की, साथ ही आपको बताते चले लगातार प्रयास करने का आश्वासन भी दिया। तो वहीं आपको बताते चले अधिकारियों को दिए सुधार के निर्देश, जहां इस दौरान किसानों ने भी अपनी समस्याएं बताई, साथ ही प्रशासन के तहत उसका समय विस्तारण करने का आश्वासन भी दिया गया। भूपेंद्र हुड्डा ने किया मंडी का निरीक्षण, जहां मंडी में किसानों की समस्याओं को सुना और साथ ही अधिकारियों को निर्देश भी देते नजर आए। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में ताजा बर्फबारी हुई। रोहतांग में ताजा बर्फबारी के चलते अटल टनल के चारों ओर बर्फ की परत दिखाई देने लगी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मौसम के इस बदलाव के कारण सड़क मार्गों पर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। शिमला और गढ़ासीधार इलाके में भी ताजा बर्फबारी हुई। स्थानीय प्रशासन ने यात्रियों और पर्वतीय इलाकों में निवास करने वाले लोगों से सावधानी बरतने का अनुरोध किया है। बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई और पर्यटकों तथा स्थानीय लोगों को ठंडक महसूस हो रही है। अधिकारियों ने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में मौसम और बदल सकता है, इसलिए सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो वहीं आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें रोहतांग और शिमला से, जहां बर्फबारी का ये नजारा देखने को मिला। हिमाचल में ताजा बर्फबारी, साथ ही रोहतांग में भी बर्फ की आपको बता दें परत जो है दिखाई दे रही है। साथ ही प्रशासन के तहत लोगों से सतर्क रहने का भी आग्रह अपील की गई है। शिमला के गढ़ाईसैंण में भी ये तापमान में गिरावट दर्ज की गई। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहिए RNTV नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।